साथियों नमस्कार। आज हम वीडियो अजंता एलोरा की गुफा से बना रहे हैं। इस वीडियो में आज जो विषय है वो विषय है कि बुद्धकालीन न्याय व्यवस्था और उनके समय में न्याय के लिए क्या क्या प्रावधान थे। साथियों, काफ़ी सारे ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद बुद्ध के समय में दो तरह की न्याय व्यवस्था थी। एक न्याय व्यवस्था राजस्व के साथ, खेती के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था थी और दूसरी न्याय व्यवस्था अपराध के साथ जुड़ी हुई न्याय व्यवस्था थी। अपराध के न्याय व्यवस्था में 7 तरह का वर्गीकरण किया हुआ था। एक अपराध है राजा के द्वारा जनता के विरोध में किए गए अपराध। दूसरे, जनता ने जनता के विरोध में किए हुए अपराध। तीसरा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए विरोध में किया गया अपराध। चौथा, व्यक्तियों के द्वारा राज्य के विरोध में किए गए अपराध। पांचवा, मतलब किसी भी तरह के अपराध की मंशा ना होते हुए भी हाथ से हुए हुए अपराध। और छठवां, बाल अपराध। इस तरह के 6 अपराधों की श्रृंखला उसमें बनाई थी। बुद्धा के जो विनय पिटक है, उस विनय पिटक में बाल अपराधों के लिए कोई भी शिक्षा नहीं थी। बाल अपराधों में जो अपराध होते थे उन अपराधों को क्षमा किया जाता था और बालक भविष्य में इस तरह के अपराध ना करे, इसलिए जो बालक कोई किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसको संघ को सौंप दिया जाता था, बुद्ध संघ को सौंप दिया जाता था। और बुद्ध संघ को सौंपने के बाद उसके साथ अगले 9 साल तक नैतिकता के शिक्षा की, मॉरल एजुकेशन की उसको दी जाती थी। और मॉरल एजुकेशन के बाद उसको जो है एक अच्छा नागरिक के तौर पे समाज में उतारा जाता था। व्यक्ति के विरोध में किए गए अपराधों की कक्षा में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के विरोध में किए गए अपराध, एक पुरुष ने दूसरे पुरुष की गई हत्या या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की गई हत्या, इस तरह के अनेक अपराध जो है उस समय जो है किए जाते थे। और इसके लिए जाति, लिंग या उम्र के आधार पे ना देखते हुए उन सारे लोगों को देह दंड से लेकर उसको आत्मिक दंड तक की 7 तरह की शिक्षाएं दी गई थी। एक शिक्षा यह थी कि अगर किसी भी तरह का अपराध किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, अगर वो माफ करने योग्य नहीं है तो उसको देह दंड की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा अपराध यह था कि अगर वो अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया और वो अपराध उसके पास वही संपत्ति के कारण हुआ है तो उसकी संपत्ति छीन कर उसको जो है संपत्तिहीन किया जाता था। और महिलाओं के विरोध में जो भी अपराध किया गया तो महिला न्यायालय द्वारा उसको पनिशमेंट डिक्लेयर की जाती थी और महिला न्यायाधीश उसको पनिशमेंट देते थे। उस पनिशमेंट को पूरी तरह से लागू किया जाता था। अगर कोई राजा जनता के खिलाफ में या जनता के हक के विरोध में कोई अपराध करता है तो राजा से राजशय या उसका जो राजेपन है या उसको राज के तौर पे जो अधिकार दिए गए वो सारे अधिकारों को उससे छीना जाता था। ये राजा के विरोध में अपराधों की श्रृंखला में ये इस तरह की शिक्षा थी। राजस्व के मामले में यह था, अगर कोई भी व्यक्ति देश का राजस्व चुराता है, चाहे राजा हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई सैनिक हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, तो उसको जिस साल के लिए राजस्व चुराया गया उस साल से लेकर अगले 3 साल तक के लिए उसकी सारी संपत्ति को सीज किया जाता था। राजस्व के मामले में जो लोग जो है राजस्व पेड नहीं कर सकते उन लोगों को, जैसे कि महामारी आ गई, जैसे कि फ्लड आ गया या अन्य तरह की किसी भी नैसर्गिक साधन इस तरह की स्थिति निर्माण हुई है, ऐसे समय में अगर वो राजस्व पेड नहीं करता है तो राजस्व पेड करने के लिए उसको 3 साल के बाद का समय दिया जाता था और उस 3 साल में उस स्थिति से उसको निवारण करने के लिए भी उसके लिए व्यवस्था की।
आज जिसे आपराधिक कानूनी प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे सीआरपीसी हम लोग कहते हैं, इस आपराधिक कानूनी प्रक्रिया की तरह उस समय भी इस तरह की आपराधिक कानूनी प्रक्रिया चलती थी, जिसे आज लोग हम सिविल एक्ट कहते हैं। उसी तरह से इस तरह के राजस्व या इस तरह के मामलों को सॉल्व करने के लिए उनके पास एक प्रक्रिया थी। इस तरह का बुद्धकालीन न्याय व्यवस्था और बुद्ध की तरह समय में जो है कानूनी परिभाषाएं थी। इसका अगला वीडियो डिटेल में हम बनाएंगे। साथियों, धन्यवाद।